नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 12 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट की एग्जाम समाप्त हो गई। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में GK GS, करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी प्रश्न पूछे गए लगभग सभी प्रश्नों को लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पर आप अंग्रेजी के 9 से 10 वर्ड देखेंगे जो आपके एग्जाम में आया था, साथ ही 2 स्पेलिंग मिस्टेक भी देखेंगे, यानी 11 प्रश्न अंग्रेजी के भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के ये प्रथम शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है काफ़ी अटपटा सा पूछा गया, जिसकी संभावना नहीं व्यक्त की जा रही थी। तो मेरे ख्याल से ये शिफ्ट को मैं मॉडरेट से ऊपर का रख दूंगा। जैसे कल थर्ड शिफ्ट आपका काफ़ी इजी आया था। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे, जैसा कि आज तक बताते आए हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आने वाले दिनों में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे चमकता हुआ नजर आएगा और आप जो है सही सही आंसर टिक करके अपनी नंबर को इंक्रीज कर पाओगे। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न जो है साहिल जी भेजे हैं, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और भी बच्चे भेजे हैं, लेकिन साहिल का जो है नाम लिखा है और बच्चे का मैं शॉर्ट नाम लिख लेता हूँ व्हाट्सएप में। जैसे आपने संजय बताया तो मैं SK लिख लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे भेजे हैं, जिनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? ये तो 2 करोड़ बार बता चुके हैं। तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम और आपका कलिंगा स्टेडियम, ये दोनों ही आपका कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। और ये दोनों क्यों फेमस हो गया, इतना क्यों यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है ये आपका इन्हीं दोनों स्टेडियम में आयोजन करवाया गया था, जहां पे विजेता आपका जर्मनी रहा था और रनर आपका बेल्जियम रहा था। तो ये दोनों बात भी ध्यान रखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप के विजेता जर्मनी है, रनर अप बेल्जियम है। कहां पे हुआ था? बिरसा मुंडा और कलिंगा में। जहां कलिंगा आपका कहां पे है? भुवनेश्वर में। वहीं बिरसा मुंडा कहां पे है? उड़ीसा के राउरकेला में है। उड़ीसा के राउरकेला में स्टील प्लांट है, जो आपके जर्मनी के सहयोग से ही लगाए गए थे। तो याद रखने के लिए कितना अच्छा है ना। जर्मनी वर्ल्ड कप भी जीता, हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में, और उड़ीसा में राउरकेला जो फैक्ट्री है, जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लगाए गए, तो जर्मनी के सहयोग से ही लगाया गया। इसके अलावा DY पाटिल स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम, ये कहाँ पे है दादा? तो ये आपके मुंबई के अंदर है, महाराष्ट्र के मुंबई मरीन ड्राइव के पश्चिम में स्थित है। भाई महाराष्ट्र में कभी आओगे तो ये वानखेड़े स्टेडियम के पास मरीन ड्राइव है। लोग शाम को अपना अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं समुद्र किनारे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे ये मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे है, मोटेरा या फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो आपको बताना है ये आपका गुजरात के अहमदाबाद में है, जहाँ पे इस बार का IPL का फाइनल मैच करवाया गया था, जो CSK विजेता रहे थे GT को बीट करके। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, डोमार सिंह कुंवर कौन सा अवार्ड दिया गया है? भाई डोमार सिंह कुंवर को 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए मैंने छत्तीसगढ़ के तीनों कलाकार का नाम पहले ही आपको बता दिया था जिनको अवार्ड दिया गया है। मुझे पता है छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, इन स्टेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं एग्जामिनर। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 3 कलाकार को दिया गया था। एक आपका उषा बारले को दिया गया था, अजय सिंह को दिया गया था और डोमार सिंह कुंवर को दिया गया था। अब आप जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कहाँ बताए हैं? तो प्रैक्टिस सेट देखिए, प्रैक्टिस सेट जो 57 सीरीज चले हमारी, उसमें देखिए। और बहुत ज्यादा दिन का मत देखिए, अभी हाल फिलहाल का देखिए, हमारे ख्याल से 47वां 48वां क्लास में देखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएंगे करंट अफेयर वाली भैया। इसके अलावा तो इनको डोमार सिंह को पद्मश्री मिला। अब डोमार सिंह को पद्मश्री क्यों मिला है? तो ये जो है नाचा नाच होते हैं ना, नाचा नाच, जो छत्तीसगढ़ का राउत नाचा महोत्सव आपने सुना होगा, तो ये जो नाचा वाला महोत्सव है ना, नाच डांस है ये, तो इनके गुरु है आपका कौन? डोमार सिंह कुंवर। इनको पद्मश्री दिया गया है। 2023 के लिए छत्तीसगढ़ से 3 महानुभाव को पद्मश्री दिए गए हैं। जैसे आपका एक आपका है जो आपका उषा बारले है, अजय सिंह है और आप ये डोमार साहब है। इनके अलावा छत्तीसगढ़ के प्रमुख नृत्य में आ जाए तो पंडवानी होता है, सैला, कर्मा, राउत नाचा, सिरपुर महोत्सव, बस्तर दशहरा, ये सभी के सभी आपके जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। छत्तीसगढ़ के 3 कलाकार जिन्हें पद्मश्री दिया गया, इनका नाम मैंने अभी बता दिया, जो नीचे लिखा भी है। उषा बारले ये पंडवानी की जो है मतलब पंडवानी से ताल्लुक रखती है। डोमार सिंह कुंवर ये नाचा जो आपका फोक डांस है, इनसे ताल्लुक रखते हैं। अजय कुमार मंडवी ये गोंड जनजाति के जो ट्राइबल कला है उनको पुनर्जीवित करने के लिए उन्हें जो है पद्मश्री दिया गया है।
है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना। शिद्दत होनी चाहिए आपकी, है ना। आपने सुना होगा कि कोरोना काल में एक जो है कोई चचा है, ये मुर्दा जला के पद्मश्री प्राप्त कर लेता था, लेकिन इतने शिद्दत से जलाए ना मुर्दा को, जो मतलब लावारिस लाश हुआ करते थे कोरोना के काल में, तो उनको जो है मतलब अंत्येष्टि में जो है अपना समय पूरा लगन के साथ जो है लगाया और पद्मश्री प्राप्त किया था 2021 में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो शिद्दत दीजिए, काम जो है अवश्य पहुंचेगा अंत छोर तक। इसके अलावा पंडिता की उपाधि कोलकाता से किसे दिया गया था? पंडिता की उपाधि, तो पंडिता की उपाधि रमाबाई को दिया गया था। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थी, ये विदुषी थी। पुरुष को विद्वान कहा जाता है, वहीं महिला को विदुषी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रमाबाई को दिया गया था। रमाबाई संस्कृत विद्वान के प्रमुख समाज सुधारक भी थी, है ना। समाज सुधारक भी थे, भाई जो विद्वान रहेंगे और प्राचीन काल में वैसे ही लोग समाज सुधारक भी हुआ करता था। इनके अलावा उन्हें महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज और शारदा सदन से भी जुड़ी रही। देखिए शारदा एक्ट भी है एक, ठीक है, एक शारदा एक्ट भी है, शारदा एक्ट भी है ना। एक आपका विधवा पुनर्विवाह एक्ट है ना। अलग अलग से ये भी काफी आपके एग्जाम में आ रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह एक्ट 1856 में आया था। एक आपका बाल विवाह अधिनियम है, बाल विवाह अधिनियम, ये तो आया था 1929 में, है ना। 1929 में आया था, बाद में इसे 1978 में संशोधित किया गया था और बाद में 2007 में इसे लागू किया गया था। तो जो बाल विवाह वाला, इसमें बहुत सारे क्लू है, तो सोच समझ के आंसर मारिएगा। आया कब था? 1929 में। संविधान संशोधन कब हुआ? 78 में। लागू कब किया गया? 2007 में। 2006 में अधिनियम बना था इसके ऊपर। तो 4 क्लू है बाल विवाह के लेकर, ठीक है भाई। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने सामुदायिक सेवा हेतु केसरी की उपाधि जो है, केसर ए हिंद की उपाधि, है ना, रमाबाई को प्रदान किए थे। देखिए केसर ए हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को भी प्रदान किया गया था, लेकिन महात्मा गांधी उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाती है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के काल में, और जो है गांधी जी जो है ये अपना उपाधि लौटा देते हैं अंग्रेजों को, और रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का उपाधि दिया गया था, वो भी लौटा देते हैं। देखिए ये तो एनालिसिस बहाना है जी, मैं तो आपको पढ़ाने आया हूँ और पढ़ाने का ही काम करता हूँ। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे आंसर मिलाने आए हैं, तो आंसर मिलाने के साथ साथ अगर नॉलेज भी मैं आपको दे पा रहा हूँ तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है भाई, है ना। पंडिता रमाबाई को कोलकाता यूनिवर्सिटी में सरस्वती की उपाधि भी दी गई थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ है? मैंने आपको 1 लाख दिन कहा है, जब कोई बेटी कुछ करके आता है ना इंडिया के लिए, तो क्वेश्चन रीड बन जाती है एग्जाम के अंदर। और जब मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा था एमटीएस का, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला एक एमटीएस का प्रैक्टिस सेट हमने 36 क्लास चलाए थे जी, जो इसी साल आपका एमटीएस का एग्जाम हुआ था पहले, ठीक है, उसमें मैंने इसको बताया था, ठीक है। और मैंने बताया था अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आने दो, फिर रुकेगा नहीं, अब रुक नहीं रहा यहाँ से क्वेश्चन, है ना। तो विश्व महिला जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 हुआ है, ये आपका दिल्ली में हुआ है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में हुआ, जहां पे भारत की तरफ से 4 पेशेवर महिला बॉक्सर ने गोल्ड जीती, जिसमें नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, लवलीना बुरगोहन और निखत जरीन, ये चारों प्रमुख है, चारों पेशेवर भारतीय महिला मुक्केबाज हैं, है ना। इनके अलावा इस प्रतियोगिता में भारत जो है 4 गोल्ड के साथ प्रथम पायदान पे रहे, वहीं पे चीन को जो है सेकंड स्थान प्राप्त हुआ था, ठीक है भाई। इनके अलावा अगला है कि मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? बताया गया किस किताब है। बुक के ऊपर पूरा एक वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक शायद मिल जाए, नहीं तो चैनल पेज पे जाके ट्रेंडिंग टॉपिक का देखिएगा, आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज वाले प्ले लिस्ट में। सलमान रुश्दी की अन्य पुस्तक जैसे द सैटनिक वर्सेज, ये भी VVI है, कई दफा आपकी एग्जाम में पूछा गया है। विक्ट्री सिटी थोड़ा कम VVI है। द ईस्ट वेस्ट, है ना, ये भी आपके VVI है। द गोल्डन हाउस, चूंकि ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, द गोल्डन हाउस, द गोल्डन टेम्पल, द गोल्डन गेट, ये अलग अलग किताब के नाम है, तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ये भी आपके एग्जाम में आता है। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, रेलवे वाले ने 75 बार और SPD में कम से कम ये 30 जगह लिखा होगा इस किताब का नाम, जो प्रैक्टिस सेट आया ना पूछा वाला, उसमें देखिएगा द ग्राउंड बीनीथ हर फीट कम से कम 30 जगह लिखा गया है, ठीक है भाई। तो ये सब किताब है आपके सलमान रुश्दी साहब के। BS नयपाल साहब इसी कैडर के राइटर हैं, तो इनका प्रमुख किताब ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, मिस्टर विश्वास के लिए एक घर, है ना। ए बैंड इन द रिवर, है ना, इन अ फ्री स्टेट, इन एरिया ऑफ डार्कनेस, है ना। तो ये आपका है BS नयपाल साहब का। अगर इस एरिया को काट के मैं ईरा लिख दूं ना, ईरा माने युग, तो हो जाएगा फिर शशि थरूर की किताब एन ईरा ऑफ डार्कनेस।
डार्कनेस, ठीक है, माने अंधेरों का एक युग। इसके अलावा द अनटचेबल भी पूछा गया है, आज 2 किताब पूछे गए हैं, तो मुल्क राज आनंद साहब के हैं, है ना, द अनटचेबल। कूली भी मुल्क राज आनंद साहब के हैं, टू लाइफ्स एंड अ बर्ड ये भी मुल्क राज आनंद साहब के, द विलेज ये भी मुल्क राज आनंद साहब के, द बिग हर्ट बड़ा दिल वाला ये भी आपके मुल्क राज आनंद जी के किताबों में से हैं, है ना। इनके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विश्व में ऊंट का मेला कहाँ लगता है। अच्छा, एक मालगुडी डेज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मालगुडी डेज न एक किताब है, एक नाटक है और बहुत अच्छा जो है इसमें फिल्माया गया है प्राचीन काल को, है ना। तो ये आपका जो है आर.के. नारायण का है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे भाई, मालगुडी डेज, ठीक है, आर.के. नारायण का जरूर ध्यान रखेंगे मालगुडी डेज को। विश्व में ऊंट का मेला कहाँ लगता है, तो राजस्थान के अजमेर में जो आपका पुष्कर का मेला होता है वहीं पर ऊंट का मेला का भी आयोजन किया जाता है, तो इन्हें राजस्थान टिक करके आना है। विश्व में सबसे बड़ी पशु मेला कहाँ लगती है, तो बताएंगे सोनपुर मेला। इंडिया का सबसे बड़ा मेला कहाँ पे लगता है, तो कुंभ मेला। ये कुंभ मेला 4 जगह लगती है, हरिद्वार, नासिक और आपका उज्जैन, और एक आपका लगता है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, और एक आपका इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, ठीक है। तो ये 4 जगह लगते हैं, जिसमें प्रयागराज में सबसे बड़ी कुंभ होती है, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर इंडिया का दूसरा सबसे लंबी चौड़ी मेला आपसे पूछा जाए तो मेदराम जात्रा मेला, जो आपका कहाँ पे तेलंगाना में लगता है। इंडिया में सबसे अधिक दिन तक अगर दशहरा की बात किया जाए तो बस्तर दशहरा, जो जनरली 75 दिन तक लगती है, और कहाँ पे, तो आपका छत्तीसगढ़ में। तो ये सब बात ध्यान रखेंगे। इंडिया में दिवाली के बाद दिवाली बात किया जाए कहाँ मनाया जाता है, तो बनारस में मनाया जाता है। दिवाली के 15 दिनों के बाद इसे देव दिवाली कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला में ही आपका ऊंट फेस्टिवल का आयोजन होता है ना। राजस्थान में ही आपकी लंबी मूछों की प्रतियोगिता का मेला का आयोजन कराया जाता है, मतलब मूछ कंपटीशन होता है, बड़ा बड़ा मूछ लेके, है ना। आपने करण अर्जुन पिक्चर देखा है ना, करण अर्जुन पिक्चर देखा होगा, उसमें जो मेला लगती है जहाँ पे ममता कुलकर्णी हीरोइन है ना, ममता कुलकर्णी है, तो मेला में जाती है ना, तो वहां पे एक ताऊ रहते हैं चूड़ी बेचता हुआ, उसके मूछ देखिए कितने बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे ही मूछ वाला मेला जो है ये राजस्थान में लगती है जी, और वो फिल्म में भी राजस्थान की शूट किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के अन्य कार्यक्रम त्योहार जैसे आपका गणगौर है, पनिहारी है, कठपुतली है, चंग है, 13 ताली है, घूमर है, कलबेलिया है, ये सब राजस्थान के प्रमुख नृत्य में से है, आकर्षण में से है। कलबेलिया को आपको गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है। घूमर नृत्य को शुरू करने का श्रेय भील जनजाति के महिला को दिया जाता है। इस नृत्य की क्या विशेषता है घूमर की, तो ओनली फीमेल ही भाग लेती है, इसमें कोई भी मेल कैंडिडेट भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा एक देखिए, अभी तो आपने पुष्कर मेला देखा था, एक पुष्कर त्योहार या पुष्कर महोत्सव होता है जो जम्मू कश्मीर में काफी अरसे के बाद फिर से स्टार्ट किया गया है। तो ये भी आपके नॉलेज में स्पष्ट होना चाहिए कि जब पुष्कर महोत्सव पूछा गया तो जम्मू कश्मीर आंसर मारना होगा। अगला एक प्रश्न, फीवा बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 कहाँ हुआ था, तो फीवा बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2023 3 जगह कराए गए थे, फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया, ठीक है। इस मैच में चैंपियन जर्मनी रहा था, उपविजेता सर्बिया बना था। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको चैंपियन अभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है 12 सितंबर को, और ये मैच जो है सितंबर तक छू गया था खत्म होते होते, तो नहीं पूछेगा। लेकिन करंट बड़े नजदीक के पूछ लिए हैं, ठीक है भाई, 15 दिन पहले की पूछ लिए करंट, है ना। तो ये अभी आने वाले एग्जाम के लिए विजेता जर्मनी, उपविजेता सर्बिया हो गया फीवा 2023 का। इसके अलावा एक सैफ चैंपियनशिप 2023 है, ये भारत के बंगलुरु में कराया गया। विजेता भारत रहा, उपविजेता कुवैत रहा था। एशियाई जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2023 विजेता भारत, उपविजेता अपना पाकिस्तान है। एशियाई जूनियर हॉकी चैंपियनशिप महिला वाले की बात करेंगे, विजेता भारत, उपविजेता कोरिया है। आईसीसी अंडर 19 महिला वाले की बात करेंगे, विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड है ना। इनके अलावा और भी कुछ भारत जीता है क्या, अभी नीरज चोपड़ा ने भी जीता है डायमंड लीग, इसे भी ध्यान रखेंगे। नीरज चोपड़ा विश्व जो आपका एथलेटिक्स चैंपियनशिप बुडापेस्ट में हो रहा है, यहाँ पर भी पदक जीते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है भाई साहब। नीरज चोपड़ा काफी खतरनाक बनते जा रहे हैं, भगवान करे और खतरनाक बने, क्योंकि देश का नाम रोशन कर रहा है। इनके अलावा निम्नलिखित में से राजस्व प्राप्ति के कौन से उदाहरण हैं, तो ये आपका टैक्स हो जाएगा। टैक्स में कई कैडर होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो दोनों प्रकार के टैक्स जो है सरकार में राजस्व प्राप्ति की एक साधन है, एक जरिया है। इनके अलावा जो आपका निवेश करते हैं हम, तो उस पर जो हमें ब्याज प्राप्त होती है, ये भी सरकार के हिस्से में जाती है, ये भी सरकार के जो है आपका राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। लाभांश भी सरकार के राजस्व प्राप्ति का हिस्सा है। तो डिपेंड
डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या थे, है ना। इसके अलावा अगर आपका व्यय की बात करेगा, राजस्व व्यय कहाँ कहाँ होता है, तो स्कॉलरशिप होता है, पेंशन होता है, सब्सिडी होता है, वेतन होता है, ये सब जो है, या फिर जो सामूहिक कर्ज है उस पर जो ब्याज अदा करना पड़ता है, तो ये सब खर्च हो जाता है। ये काफ़ी चीज़, ये काफ़ी क्वेश्चन जो है आप दिमाग लगा के कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमेशा हल्के दिमाग से सोचे, नहीं तो मामला उल्टा हो जाता है, ठीक है। सेवाओं के बदले प्राप्त रकम सभी रेवेन्यू में शामिल किया जाता है, ये तो बता ही दिए। इनके अलावा रानी मछिया या मछिया कर्नाटक के किस नृत्य से संबंधित है? भैया रानी मछिया को ना 4 बार पूछ दिया गया, क्योंकि ये जो नृत्य है ना ये ज्यादा फेमस नहीं है, ठीक है, लेकिन फेमस करने का श्रेय इनको दिया जाता है, जो भी आज जिस रूप में पहुंचा है। इसीलिए रानी मछिया को 2023 में पद्म श्री दिया गया था, ठीक है। ये रानी मछिया जो है उम्मथट इस प्रकार से नृत्य का नाम है, उम्मथट, है ना। तो ये इनकी रानी कहा जाता है, रानी मछिया को उम्मा थाट होता है, ठीक है, था का ट, ठीक है, इस प्रकार से लिखेगा, उ म आकर उम्मा था का ट, उम्मा थाट, है ना। उम्मा थाट नृत्य की जो है रानी कहा जाता है रानी मछिया को। ठुमरी की रानी गिरजा देवी को कहा जाता है और गजलों की रानी बेगम अख्तर को कहा जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा कोई आदमी बिना किसी सदन का सदस्य रहते हुए कितने समय तक सांसद रह सकता है? एक्चुअली ये पीएम को रिलेट करके पूछा गया था, सेम बात मैं आपको सांसद को रिलेट करके बता रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन में पीएम को जो है रिलेट किया गया था प्रधानमंत्री को, तो सेम ही बात होगी। 6 महीने तक अगर आपने कोई भी सदन का सदस्यता नहीं लिया है, फिर भी आप 6 महीने तक कार्यकाल का हिस्सा रहोगे, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता ग्रहण करना होगा, तो ये राइट आंसर 6 महीना हो जाएगा। कोई भी आदमी अगर मान लीजिए कि 60 दिन तक जो संसद की कार्यवाही होती है, जो बैठक होती है, उससे अनुपस्थित रहता है बिना किसी अग्रिम नोटिस के, है ना, तो आपको जो है इस पोस्ट को वैकेंट माना जाता है और आपको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर 60 दिन तक ये भी बिना किसी नोटिस के गायब रहते हैं, तो इनको जो है इस पे चार्जशीट की एक्शन जो है लाया जाता है। कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी महकमा में, है ना, तो इस पे भी यही सेम प्रोसीजर लागू होता है। वैसे तो 5 दिन भी बिना बताए एब्सेंट रहेंगे तो ये प्रोसीजर लाया जा सकता है सरकारी कर्मचारी को, लेकिन एक, है ना, दायरा रखा गया है कम से कम 60 दिन। इसके अलावा संसद के 2 सत्रों के बीच में अधिकतम गैप कितनी होनी चाहिए? तो 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लॉजिकली क्वेश्चन है ये, लॉजिकली बात है कि आप संसद के कम से कम 2 बैठक साल में चाहते हो, तो भाई 6 महीना से ज्यादा गैप कर दोगे तो साल में 2 बैठक कहां हो पाएगा? सिंपल सी बात है। संसद के जो ज्वाइंट सीटिंग है, ये आर्टिकल 108 के थ्रू भारत के राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बोलते हैं आइए हम बैठक करेंगे, लेकिन जब अध्यक्षता करने की बारी आती है तो स्पीकर महोदय को कहते हैं राष्ट्रपति साहब जाइए आपका समय आ गया है। मतलब अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर करते हैं। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल होता है? 108 का। और धन विधेयक याद रखिएगा 110 में। भारत में प्रथम लोकसभा का जो आयोजन हुआ था या फिर चुनाव हुआ था, ये 51 से 52 हुआ था, 1951-52। अभी हमारा 17वीं लोकसभा चल रही है जो 2024 तक चलेगी। इसके बाद हमारा 18वां लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, जिसमें पीएम के जो है कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? गणेश वासुदेव मावलकर। और प्रथम उपाध्यक्ष बता रखे हैं अनंत संयम साहब। 36वां राष्ट्रीय खेल कहां हुआ था पूछा है? गुजरात में। मैंने बताया ना ये कभी पुराना नहीं होंगे, 1.5 साल तक, ठीक है। यह गुजरात के विभिन्न 6 शहरों में कराए गए। 36 खेल शामिल थे। विजेता सर्वश्रेष्ठ टीम थी। उप विजेता आपका महाराष्ट्र को घोषित किया गया। आगामी राष्ट्रीय खेल यानी 37वां गोवा में होगा। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होगी। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक जो पदक है ये महाराष्ट्र को मिला। फिर आप कहिएगा गुरुजी आप तो बता रहे हैं कि भाई 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र को मिले, तो विजेता सर्वश्रेष्ठ कैसे बताए? तो ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो है आपका महाराष्ट्र को और जो सर्वश्रेष्ठ टीम है इनके गोल्ड के जो है ना रेशियो में काफी डिफरेंस है ना। तो ज्यादा गोल्ड प्राप्त करने के हेतु सर्वश्रेष्ठ टीम को विजेता बना दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र को अधिक पदक होते हुए भी गोल्ड की क्वांटिटी कम होने के कारण इसे उप विजेता घोषित
घोषित किया गया। 37वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर भी तय हो गया है जिसका नाम है मोगा, मोगा है ना, मोगा मोगा है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। काफी इजी सा प्रश्न है ये। तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो अगर आपसे कोई पूछे कि किस भाषा का प्रकांड विद्वान था तो आपको बताना है जी फारसी भाषा का। 2 क्वेश्चन आपको भाषा से भी आता है। एक आपका पूछा जाता है कि बाबर की आत्मकथा किस भाषा में था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ही रखता हूं, आज मैं भूल गया, नहीं तो पहले ही रख देता क्वेश्चन है ना। और बहुत दफा बता चुका हूं दोस्तों, ऐसे ही नहीं बताते हैं कि ये एक कैडर से और भी पूछे जाते हैं, इस टाइप से और भी पूछे जाते हैं। ये सब पापड़ बेले हैं, बेल के पापड़ को सुखाए हैं तब आपको बताते हैं। ठीक है, और ये बात आप भी जानते होंगे है ना भाई। कोई भी बात जो है हवाबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी दोस्तों यहाँ, क्योंकि भाई साहब बिजनेस नहीं है, ये एक सेवा है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। किताब उल हिंद के लेखक कौन है दादा? अल बरूनी है। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है। किसके काल में आया था भाई हेनसांग? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था है ना। हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आया। तो फहियान किसके काल में आया दादा? तो फहियान आपका आया था विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में। इसे चंद्रगुप्त सेकेंड कहिए या विक्रमादित्य कहिए। इसके अलावा जो एक इब्न बतूता है ये भी आया था। तो इब्न बतूता किसके काल में भाई? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कहां से आया था? मोरक्को से। रेहला नामक किताब भी लिख दिए थे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से। रूस के जो है मौलिक कर्तव्य लिए हम 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए। अगर आपसे कोई पूछे कि 1975 में मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान का हिस्सा था क्या, तो आप कहोगे ना जी ना, बिल्कुल ना, है ना भाई। जोड़ा गया। जब जोड़ा गया तो कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। यह किस कमेटी के अनुशंसा पे या किस कमेटी के जो है सिफारिश पे लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन होती है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों हैं है ना, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कराना या शिक्षा दिलाना उन पेरेंट्स का कर्तव्य है। ठीक है, यही चीज सेम अमेंडमेंट के द्वारा यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार भी है, जो आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। और कर्तव्य वाला तो आप समझते हैं आर्टिकल 51 के ए के विभिन्न 11 पार्ट बनाए गए हैं जहां रखे गए हैं, और जो सीट से मैंने आपको कई बार अवगत करा चुका है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 ए में आर्टिकल 51 ए में रखा गया है। एक आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि शैवाल किस प्रकार की परजीवी है। अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन गारंटी 100% इसमें शैवाल का ही नाम दिया गया होगा जो परजीवी जैसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं शैवाल ऐसा जीव है जो परजीवी भी है और स्वपोषी भी है। अब स्वपोषी और परजीवी क्या होते हैं, जो न्यू कॉमर है उनके लिए बता दूं। जैसे आपने अमरबेल का नाम सुना होगा। अमरबेल हमेशा दूसरे को पकड़ के ही जीते हैं, तो ये क्या है? पैरासाइट है, परजीवी है। जैसे आपने माथा में ढील देखा होगा, ढील है ना, जिसे जू बोलते हैं है ना, तो ये क्या है भाई? परजीवी है। खटमल क्या है? परजीवी। मच्छर क्या? परजीवी। हम लोग भी परजीवी ही है ना, क्योंकि हम लोग तो स्वयं जो है भोजन प्रोड्यूस नहीं करते ना, पेड़ पौधे पे डिपेंड है हम लोग, है ना। तो ये जो है ये परजीवी आपका शैवाल जो है परजीवी में भी आते हैं और स्वपोषी में भी आते हैं। सबसे पहले हम शैवाल के अध्ययन को फैकोलॉजी कहते हैं और कवक के अध्ययन को मैकोलॉजी कहते हैं। कई दफा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा शैवाल जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता रहता है, अलगी होता है, अलगी अलगी है ना। अलगी को हम 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं, क्लोरोफैसी, फियोफैसी और रोडोफैसी। कई दफा आपने सीजीएल वगैरह में ये क्वेश्चन तो जरूर सुना होगा कि निम्नलिखित में से ब्राउन शैवाल को क्या कहा जाता है, ब्राउन अलगी को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे जी फियोफाइटा या फिर फियोफैसी। ठीक है, फियोफैसी कुल है, फियोफाइटा उसी के अंतर्गत। इसके अलावा रोडोफाइसी है ना, रोडोफाइटा कह देते हैं आप एक पार्टिकुलर शैवाल के लिए यूज करेंगे तो बिकॉज रोडोफाइसी कुल है ना, एक समूह है ना। तो लाल शैवाल को रोडोफाइटा और ब्राउन शैवाल को फियोफाइटा और हरा शैवाल को क्लोरोफाइटा कहा जाता है। पहले तो ये 3 ग्रुप समझ गए। अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा कुछ उदाहरण है जैसे परजीवी की तरह ट्रीट करते हैं, तो ऑप्शन ही नहीं है। नोस्टॉक, ये नोस्टॉक को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये भी आपकी परजीवी की तरह ट्रीट करते हैं। एडगोनियम, सेफुलोरोस, ये भी आप दोनों के दोनों, ये तीनों जो है आपके शैवाल के परजीवी जैसे ट्रीट
मीट करते हैं इसमें, यानी स्वपोषी का गुण नहीं होता है। स्वपोषी क्या होता है समझ रहे हैं ना, जो अपनी खाना अपने लिए बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे जनरली स्वपोषी होते हैं, है ना, किसी पे डिपेंड नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में अपनी पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं और इस प्रक्रिया में हम जीव जंतु को फायदा भी देते हैं, मतलब ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है भाई, ये जो सेफुलोरोस है ये शैवाल का नाम है। ये चाय के फसल के जो चाय के पत्ते होते हैं इस पे आपको जम जाएगा, है ना, और ये भूरा हरा रंग का दिखेगा जो चाय के लिए घातक सिद्ध होता है और जो मतलब खराबी करता है चाय के पत्तों को, है ना। ये वाला शैवाल कौन सा, सेफुलोरस, सेफुलोरस, है ना। एक आपने क्लोरेला नाम का शैवाल सुना होगा, ये अंतरिक्ष यात्री के काम आते हैं, वहां ले जाता है, इससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया जाता है और भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पूर्वांचल पहाड़ियों में कौन कौन से पहाड़ी आते हैं, तो पटकाई पहाड़ी, नागा पहाड़ी, है ना, इसके अलावा मणिपुर की पहाड़ी, मिजोरम की पहाड़ी, ये सभी आपके पूर्वांचल मतलब ये वाले जो पार्ट है इंडिया के इसमें आ जाएंगे, ये वाले जो पार्ट है ना इसमें आ जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा पूर्वांचल की अन्य पहाड़ी देखें तो गारो, खासी, जयंतिया ये प्रमुख है, जो मेघालय में पहाड़ी भी है, जनजाति भी है, प्रमुख है। अरुणाचल प्रदेश के मिसमी पहाड़ी तथा असम के मिकिर पहाड़ी, ये दोनों भी आपके पूर्वांचल में ही आ जाओगे। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे बताना चाह रहा था मैं भूल गया। नागा पहाड़ी, एक है नागा पहाड़ी और एक है आपका जी नंगा पहाड़ी, एक है नंगा चोटी। तो नंगा पश्चिमी साइड में आ जाता है, इधर आ जाता है पाकिस्तान वाले साइड में, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले साइड है इधर आ जाता है, और ये आपका नागा जो नागालैंड की तरफ है। ठीक है भाई, इसके अलावा भारत के प्रमुख पठार, ये आपका दक्कन की पठार, छोटा नागपुर का पठार, है ना, ये ध्यान रखेंगे। प्रमुख पर्वत श्रेणी में पश्चिमी घाट, विंध्याचल श्रेणी, सतपुरा रेंज और अरावली, ये अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे जो मैंने बताया शुरुआत में कि अटपटा सा मुझे लगा, देखिए जो बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है यही इस क्वेश्चन को मार सकता है कि आंध्र प्रदेश स्वराज आंदोलन किस संबंध से, मतलब आंध्र प्रदेश में जो स्वराज आंदोलन चलाया गया था वो किससे संबंधित था। ऑप्शन में आपको खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन और भी 2 आंदोलन दिए गए थे, असहयोग भी दिए गए थे। तो आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, जब लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मत कहिए उसको, कर्जन के द्वारा जब बंगाल का विभाजन किया गया। तो जब बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो है लागू हो गया, तो इसमें जो है राष्ट्रीय शोक मनाया गया। उसके बाद ही आपका जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इस स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना गया, यानी जो आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया उसे वंदे मातरम आंदोलन भी कहते हैं, जिसका रिलेशन किस आंदोलन से है, तो स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल में हुआ था। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा चुका। भाई आंदोलन तो हुआ बंगाल में, लेकिन इसी प्रकार का जो विरोध आंध्र प्रदेश में किया गया उसे वंदे मातरम आंदोलन का नाम दिया गया। और यहां पर आपको रिलेशन पूछ रहा है तो स्वदेशी आंदोलन आंसर होगा। एक आपका बेल्टी नृत्य पूछा है, ये बेल्टी नृत्य देखिए लद्दाख में होता है, पाकिस्तान के कुछ भाग में होता है, बलूचिस्तान में होता है, यहाँ पे होता है आपका बेल्टी नृत्य। तो बताइएगा कि ऑप्शन में क्या क्या था। ये भी मुझे अटपटा सा लगा, क्योंकि भाई ये इससे पहले मैंने शायद इसको जो है किसी राज्य को रिलेट करके पूछते नहीं देखा था, है ना। इसके अलावा कमर्शियल बैंक का प्रमुख कार्य आपसे पूछा गया है। तो कमर्शियल बैंक में मैं सीधी सी बात जानता हूं, यहाँ पे आपको तो ऑप्शन तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल बैंक में कभी भी जब भी ये क्वेश्चन पूछे कि कमर्शियल बैंक का क्या कार्य है, आरबीआई की बात एक अलग है। आरबीआई जन सेवा देखता है ना, फायदा भी देखता है, लेकिन जन सेवा ज्यादा देखता है। उसके साथ ही जो भी कमर्शियल बॉडी है उनको कंट्रोल करने के लिए ऑथोराइज्ड है आरबीआई। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होते हैं, आम बैंक होते हैं, उनका एक मोटो होता है ना, पब्लिक सेवा के साथ साथ अपनी लाभ, है ना। तो जो भी ऐसी बातों को दर्शाता हो कि पब्लिक का सेवा भी हो रहा है और बैंक को लाभ भी हो रहा है, वो सभी ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो ऐसे में जो भी आपके ऑप्शन होंगे राइट आंसर हो जाएंगे। बाद बाकी आप लोग तो बैंक जाते ही हैं, कभी खाता को लेके, कभी एटीएम को लेके, कभी पैसा निकालने, कभी जमा करने, है ना। तो ये तो जानते ही हैं बैंक क्या है भाई, जमा एक्सेप्ट करना, है ना, लोन देना, कोई चीज गिरवी लग के अग्रिम जो है उसको गारंटीड मानते हुए आपको लोन देना। इसके अलावा बहुत
बहुत सारे और भी काम है बैंक का, है ना। इसके अलावा जैसे आपने कोई कार वगैरह खरीदना है तो उसमें जो फाइनेंस कराना है तो भी कराते हैं बैंक वगैरह। इसके अलावा डेंस का एंटो क्या होता है? डेंस मतलब होता है ना सघन। एक्चुअली जो है ये क्वेश्चन आपको स्पार्स पूछा था, स्पार्स का जो है उल्टा आपसे पूछा गया था। तो स्पार्स मतलब होता है जी विरल, बिरले मतलब बहुत ज्यादा कमजोर होता है, तो उसका उल्टा हो जाएगा डेंस। अगर डेंस पूछा गया होगा तो डेंस का उल्टा हो जाएगा जी थिन। थिन मतलब हल्का फुल्का पतला, है ना, ज्यादा घना ना हो, छिट फुट हो। इसके अलावा कैसल इन द एयर, इसे कैस्टल नहीं कैसल पढ़ते हैं, कैसल। जैसे इंग्लैंड वगैरह में जाएंगे तो जो घर होते हैं ना, जो बढ़िया बढ़िया, आपने यहाँ बंगला बोल देते हैं, इंग्लैंड वगैरह की जो घर होते हैं जो थोड़ा शांति वाले इलाके में होते हैं उसे कैसल बोलते हैं। तो कैसल इन द ईयर मतलब क्या होता है? हवाई किला बनाना। क्या होता है? हवाई किला बनाना। हवा में कोई किला कैसे बनाता है तो आप भी जानते हैं, है ना, कि अरे इस बार हमने यूपीएससी दिया है, इस बार बहुत अच्छा गया, देखिए मैं टॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ हवाई किला, है ना भाई। तो हवाई किला बनाना होता है कैसल इन द ईयर। इसके अलावा वंस इन द ब्लू मून, अब एक बार, है ना, एक बार जो है नीला चांद, तो ये रेयरली होता है, मेरे ख्याल में ये रेयरली होता है, रेयरली बिरले होता है। इसके अलावा ट्रबल का सिनोनिम पूछा है, ट्रबल सभी जानते हैं, ये जिंदगी का एक पार्ट है ट्रबल। तो इसका मतलब कंसर्न, एंजाइटी, दुख, तकलीफ, एंग्यूश, इस प्रकार से। एक लैकोनिक का सिनोनिम पूछा गया। लैकोनिक मतलब होता है ब्रीफली, संक्षिप्त, है ना, लैकोनिक। कंसाइज भी हो जाएगा, सटीक हो जाता है कंसाइज। इसके अलावा एक्सपीरियंस का स्पेलिंग मिस्टेक आपसे पूछा गया है, जैसा लिखा है सेम ऐसे ही होता है। एक आपका इन्वेरियोमेंट का भी पूछा गया है, इनवेरोमेंट, इस प्रकार से आपसे जो है पूछा गया, तो यहां भी एक एन होता है। तो इन्वेरामेंट का भी जो है आपका स्पेलिंग मिस्टेक से पूछा है। दिसंबर 2022 में राज्यसभा में कौन सा विधेयक पास किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो वन्य जीव संरक्षण विधेयक दिसंबर 2022 शीतकालीन सत्र के दौरान पास किया गया था। आप लोग बताएंगे कि ऑप्शन में था कि नहीं। दिसंबर 2022 में बहु राज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक जो है उसी समय लोकसभा में पेश किया गया था, और राज्यसभा में जो है वन्य जीव संरक्षण विधेयक को संशोधन वाला फॉर्म को पेश किया गया था। ये पैसेज टू इंडिया भी पूछा गया था क्या? 3 किताब कैसे पूछे जाएंगे यार, हद है यार ना। एक बच्चे ये भी भेजा है, ए पैसेज टू इंडिया, तो बताएंगे कि पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। तो E.M. फोस्टर लिखे हैं, और जो ए पैसेज टू इंग्लैंड है ये नीरज सिंह चौधरी लिखे हैं। इन दोनों किताब को याद करने का तरीका भी बताया हूं। जो इंडिया वाला है वो विदेशी राइटर ने लिखे हैं, और जो मतलब विदेश वाला नाम है वो देसी राइटर ने लिखा है। भाई नीरज जैसे कैसा नाम लग रहा है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश के होंगे, और ये E.M. फोस्टर कैसा लग रहा है, जैसे आयरलैंड के रहने वाले समझ रहे। तो जो देसी नाम है ना इंडिया वाला, ए पैसेज टू इंडिया, तो ये विदेशी लेखक, और जो आपका विदेशी नाम है वो देसी लेखक, ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो ये नीरज सिंह चौधरी। तो दोस्तों ये थे आज के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस। और भी क्वेश्चन है भाई, अच्छा एक सेकेंड है ना, एक सेकेंड। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओम को नियम को रिलेट करके, ओम को नियम को रिलेट करके शायद समीकरण दिया गया था, इससे आपको बनाना था। अब यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया डाटा नोट एग्जैक्ट, तो कोई बच्चे जो है इस पे कमेंट नहीं करेंगे कि सर ये नहीं था। आपको सिर्फ ये बताना है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, ओम के नियम V बराबर R है ना, H बराबर I² RT, इसको कभी भूलना नहीं है। H बराबर I मतलब ये आपका क्या हो जाता है I² RT, जहाँ I करंट है, R क्या है रेसिस्टेंट, और T क्या है टेम्परेचर। तो इस प्रकार से, तो ये दोनों को ज्यादा भूलना नहीं है आपको एग्जाम में। फिलहाल मैं इसे अपने मन से डाटा लिया हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख दिया नो एग्जैक्ट डाटा, है ना। तो ओम का नियम क्या कहता है कि अचर ताप पे, अचर मतलब कांस्टेंट होता है, जब ताप अडिग हो, कांस्टेंट हो, तो अचर ताप पे किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, है ना, उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है भाई। मतलब क्या समझे कि मान लीजिए कि एक तार हमने 1 मीटर का लिया और एक तार हमने 2 मीटर का लिया, है ना। इस 1 मीटर वाले तार में दो तार होंगे भाई धारा फ्लो होने के लिए। तो 1 मीटर में हमने यहां से 5 वोल्ट डाला, और 1 मीटर के बाद हमने रिसीव किया, तो मान लीजिए 4.99 वोल्ट मुझे मिल गया। ठीक है, लेकिन यही जो तार है, तार की लंबाई हमने 2 मीटर कर दिया, सेम हमने 5 वोल्ट इधर से डाला, तो आप पाएंगे कि मुझे इधर जो है 4
4.99 से कुछ कम मिल रहा है, हो सकता है कि 4.98 वोल्ट मिले, है ना। तो ये क्या देखे आपने कि लंबाई बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ गई, और रेसिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाता है, चालकता घट जाता है ना। तो भाई ये ओम के नियम को रिलेट करने के लिए एक थ्योरी दिया गया, V बराबर IR, V बराबर IR दिया गया। इसी में आपको यहाँ पे रख देना है वोल्टता का मान, यहाँ पे मैंने 7 लिख रखा है, धारा का मान 7 वोल्ट विद्युत धारा। एक सेकंड, यहाँ पे गलती हो गया, क्योंकि भाई विद्युत धारा अगर आप लिखे हो तो एम्पियर लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट को काट के जो है एम्पियर कर लो। 7 एम्पियर विद्युत धारा, 12 ओम का प्रतिरोध, है ना। तो परिपथ में विभवांतर का मान यानी भी का मान पूछ रहा है, V बराबर IR होता है, I का मान यहाँ पे 7 है यानी धारा का, और R का मान है जी 12। 12 सत्ते कितना हो जाएगा जी, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते के 84। तो 84 आपका आंसर हो जाएगा। 84 वोल्ट की जो है विभवांतर इस परिपथ में होगी। मैंने आपको समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम में भी समझाया है कि मान लीजिए R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 5 ओम, और अगर श्रेणी क्रम में बोले तो सीधे सीधे दोनों को जोड़ देना है तो 9 ओम फाइनल हो जाएगा। लेकिन समानांतर क्रम में जब पैरेलल आपसे बोला जाए तो सीधे दोनों को जोड़ना नहीं है, फिर निकालना पड़ेगा। 1/R बराबर 1/4 प्लस 1/5। अब इन दो जोड़ने के बाद ये वाला जो R का मान आएगा ये फाइनल आपका मतलब प्रतिरोध होगा, तब आपको V बराबर IR में रखना है, तब ओम के नियम से सॉल्व करना है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और जो पेड ग्रुप है वहां पर तो मिलते ही है। टेलीग्राम चैनल पे भी एनालिसिस वाली PDF फ्री है। जिन बच्चे को हमारे 57 सीरीज की पेड PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप अगर क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आपको जानकारी देगा। 25 रुपया के अंदर आपको हमारे 57 क्लास के नोट मिलेंगे, है ना, जो आने वाले 2 साल के लिए SSC एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी, चाहे कोई सा भी SSC का एग्जाम हो। इसके अलावा आपको 10 से अधिक जो है टॉपिक बैच का वीडियो मिल जाएगा, और लेटेस्ट एनालिसिस CGL CHSL और जो अभी MTS चल रही है, रनिंग में है, ये सभी का जो है आपका एनालिसिस वाली PDF भी मिल जाएंगी। तो अगर आप इच्छुक हैं तो कमेंट करके लिंक क्लिक करके मैसेज कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।